बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले अमेरिका में मुकीम है डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब। ये पाकिस्तान के साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत लंबे अरसे तक प्रोग्राम करते रहे पाकिस्तान के डिफरेंट टीवी चैनल्स पे। उसके अलावा एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और अभी जो है वो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है। और वजह वही है जिस वजह से बहुत सारे और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या लोग पाकिस्तान से बाहर रहने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान में उनके लिए जो है वो ज़मीन तंग की गई है। तो मुईद पीरज़ादा साहब के घर में रात गए अचानक से आग भड़क उठी और ये पुरस्रार तौर पे आग लगी है। वो ये बताते हैं कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं पे डिनर पे थे। उनकी वाइफ जो है वो बरतानिया में है, ख़ुद वो अमेरिका में रहते हैं। और उनकी बेटी की कॉल आई कि घर में गैराज में आग लग गई और फौरी तौर पे बच्चों ने 911 पे भी कॉल कर दिया। अभी तक आग लगने की वजह समझ नहीं आई, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि थोड़े दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने ये बताया था और इसको स्कॉटलैंड यार्ड इस वक्त इसकी तहकीकात भी कर रही है मामले की, कि उनके घर में तोड़फोड़ के अलावा आग लगाने की कोशिश की गई है। और उससे पहले शहजाद अकबर साहब पे एक फ़िज़िकल अटैक भी उनके घर के दरवाजे पे एक शख्स ने अंदर दाखिल होकर किया। तो अगर आप इन चीज़ों को प्लस माइनस करें तो ये डॉक्टर मुईद पीरज़ादा कई मरतबा ये कह चुके हैं कि उनकी अपनी जान ख़तरे में है। वो कई मरतबा ख़तरे का इजहार भी कर चुके हैं और वो बरमला अक्सर ये कहते रहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी जान को ख़तरा है या उनके पीछे पड़े हुए लोग या उन्हें इस किस्म के पैगामात दिए जा रहे हैं। तो डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं। और अभी क्योंकि पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, डॉक्टर साहब ने ख़ुद भी कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात करें जिससे कोई स्पेकुलेशंस हो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ज़रा मामले को देखते हैं गहराई से। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस का और जो फायर ब्रिगेड का रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। इसमें डॉक्टर साहब ने तारीफ़ भी की। वहाँ अमेरिका में आपको पता है वो सुपर पावर है, उन्होंने अपना निज़ाम, अपने इदारे तो अपने लिए बहुत शानदार बनाए हुए हैं। और मुईद पीरज़ादा साहब एक अच्छे इलाके में भी रहते हैं। बहरहाल अभी देखते हैं इस मामले में क्या होता है, लेकिन जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता इसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन ये ख़तरा तो बदस्तूर मौजूद है। थोड़े दिन पहले डॉक्टर मुईद पीरज़ादा उन लोगों में से एक हैं जिन्हें 85 साल तक की सज़ा सुनाई गई थी। ये रद्दी की टोकरी में जाएगी, लेकिन बड़ी अफसोसनाक हरकत है जो पाकिस्तान के अंदर की गई। साबिर शाकिर भाई हैं, मुईद पीरज़ादा साहब हैं, वजाहत सईद साहब हैं, 2 रिटायर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। तो इन सबको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अब नाजरीन पाकिस्तान में आए तो जो सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है अब तक जो दिखाई दे रहा है, एक तो स्ट्रीट मूवमेंट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोशिशें कर रही है। वो ज़ोर लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो मोमेंटम पकड़े। और इसके लिए मुख्तलिफ़ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में मूवमेंट हो रही है। पंजाब में सुहेल अफरीदी का चक्कर लगाने के बाद कुछ मूवमेंट में बेहतरी आई है और उसके बाद आलिया हमजा साहिबा ने और दीगर लोगों ने मकामी सतह के ऊपर अवामी तहरीक शुरू करने के लिए जो स्ट्रीट मूवमेंट है जो चलनी है उसके लिए उन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया है। लेकिन वो मोमेंटम जो 2024 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास था वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास नहीं है। जो मौका उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को मिला था उसका आधा मौका भी अभी सुहेल अफरीदी साहब को नहीं मिला। लेकिन जिस हिसाब से ये मोमेंटम आगे बढ़ रहा है ये बढ़ता जाएगा। ख़ासतौर पे मज़ार-ए-कायद पे जो एक बड़ा प्रोग्राम करने का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फैसला कर रही है कि मज़ार-ए-कायद पे हाज़िरी देंगे सुहेल अफरीदी साहब। अगर सिंध की हुकूमत ने रोड़े ना अटकाए तो 11 तारीख को एतवार वाले दिन मज़ार-ए-कायद पे बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँच सकते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर वहाँ पर इकट्ठे हो गए तो पूरा एक जलसे का समा हो जाएगा। फिर वज़ीर आला सिंध ने भी ये कहा कि मैं दावत देता हूँ वो आएँ और मुझे भी मिले। तो सुहेल अफरीदी ने कहा मैं अपने लोगों से मिलने आ रहा हूँ, अपने लोगों को मिलूंगा और अपने लोगों के मसाइल लेकर वज़ीर आला से भी मुलाकात करूँगा उनके हल के लिए। तो ये अच्छा है, पॉजिटिव जेस्चर है दोनों जानिब से। ये मुलाकात भी होनी चाहिए, दीगर मुलाकातें भी होनी चाहिए। एंड ऑफ द डे आप जितना मर्जी लड़ें, जो मर्जी करें, आपको टेबल पर बैठ के मसला हल करना पड़ता है। और मसला है क्या? मसला है मैंडेट चोरी का, मसला है पाकिस्तान में जाली मुकदमात का, मसला है एस्टेब्लिशमेंट की लगातार और बेजा सियासत के अंदर और दीगर इंतज़ामी मामलात के अंदर मुदाखलत का। ये मसला अगर बैठ के सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट हल कर लें तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। नाज़रीन, बहुत सारे टीवी चैनल्स ना 2026 शुरू हुआ है तो वो सवालात ये कर रहे हैं टॉक शोज़ में, प्रोग्राम्स में, हर जगह पे
और ये ज़्यादातर नजूमियों को बुला के प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि 2026 में इमरान खान रिहा हो जाएगा। एक तो नजूमियों बेचारों को बिल्कुल ही मायूस कर दिया गया है और बाउंड कर दिया गया है कि तुम में से किसी ने इमरान खान के बारे में कोई उम्मीद वाली ज़्यादा बात नहीं करनी। जो भी बात करना चाहता है आसिम मुनीर साहब की गेम चुको, शहबाज शरीफ और उसकी जो हुकूमत है उसके ऊपर उठाओ और ये बताओ कि जनाब मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है और परवाज कर रहा है और ऊंची परवाज की तरफ टेक ऑफ करने वाला, तो इस किस्म की बातें तुमने करनी है। तमाम नजूमियों को बाउंड कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, जो बार बार पूछा जा रहा है सवाल, वो सवाल जायज़ है या नहीं। 2025 जब आ रहा था तो ये सवाल किया जा रहा था कि क्या 2025 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। 2026 जब आ रहा है तो सवाल किया जा रहा है कि क्या 2026 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। सवाल ये होना चाहिए कि क्या 2025 में या 2026 में फ़ौज सियासत में किरदार अदा करना बंद कर देगी, क्या अदलिया पे और मीडिया पे दबाव डालना बंद कर दिया जाएगा। सवाल तो ये होना चाहिए। 2025 भी इमरान खान का था, सब जानते हैं। 2024 में तो इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान के इलेक्शन में, और अगर इमरान खान की रिहाई का सबसे बड़ा इम्कान था जिसका हम सब ने इजहार भी किया, तो वो 2024 में था, 26वीं आईनी तरमीम से पहले। इमरान खान साहब की रिहाई का सबसे बड़ा इम्कान आज से 1.5 साल पहले था, क्योंकि देखें ना 2024 का इलेक्शन इमरान खान जीत गए थे, मैंडेट उनका था, चोरी कर लिया गया था, एक इंटरनेशनल और अंदरूनी दबाव था बहुत बड़ा उस वक्त हुकूमत के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी गुड्डी भी नहीं चढ़ी थी, तो वो हालात जो है वो सबसे ज़्यादा मुवाफिक थे और अदालत भी कुछ हद तक आज़ाद थी। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि 2024 के इख्तिताम तक इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, और ये बज़ाहिर दिखाई भी दे रहा था। बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे वकला ये बात कर रहे थे, बल्कि तारीखें दे रहे थे, और हम ये खबरें भी आपको बता रहे थे, फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है, फलां ने ये दावा किया है। लेकिन जब 2024 में ये नहीं हुआ और 26वीं आईनी तरमीम आ गई, तो उसके बाद मामला इमरान खान साहब ने कहा कि सड़कों पे ही हल होगा अब, और आज भी यही सूरत हाल है। अवाम ही फैसला करेगी। जब तक अवाम लाठी अपने हाथ में नहीं थाम लेती तब तक ये भैंस अवाम के कंट्रोल में नहीं आएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सादा सा बात है। अब 2025 भी इमरान खान का था, यानी इमरान खान का साल रहा। पूरे साल में इमरान खान डिस्कस हुआ। 2026 के पहले दिन सबसे ज़्यादा इमरान खान डिस्कस हुआ। आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, आप हर जगह पे जाकर देख लें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिस्कस कौन होता है, सबसे ज़्यादा सर्च कौन होता है, इमरान खान होता है। आपको नज़र आ जाएगा, आपको सारे बता देंगे कि इमरान खान क्या है और कितनी ज़्यादा उसकी मकबूलियत है। लिहाजा 2026 भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान बाहर आए या ना आए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इमरान खान को डील करेंगे, तो वो तो कहते हैं मैं नहीं करूँगा। दूसरा, क्या इमरान खान इररेलेवेंट हो जाएगा, वो तो 2025 में भी कह रहे थे, नहीं हो पाया। आसिम मुनीर साहब के 3 साल नौकरी के गुजर गए, उन्होंने फिर एक्सटेंशन ले ली। जो अपने पहले 3 साल में वो इमरान खान को इररेलेवेंट नहीं कर पाए, तो ये अगले जो उन्होंने इस एक्सटेंशन के साल लिए हैं उसमें वो क्या इररेलेवेंट करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। इमरान खान रेलिवेंट ही रहेगा। और देखें अब ये हुकूमत कर क्या रही है, ये हुकूमत ये कर रही है कि फौरी तौर पर इन्होंने तमाम तरक्याती मनसूबे रोक दिए हैं। जब ये इक़्तिदार में आए ना 2023 में, इन्होंने तरक्याती मनसूबे रोक दिए थे। 2024 में इन्हें दोबारा इक़्तिदार मिला, इन्होंने फिर तरक्याती मनसूबे रोक दिए। तो ये पैसा जितना भी आवाम की जेबों से चोरी कर रहे हैं या जितना भी बाहर से कर्जा ला रहे हैं, उसको जमा कर करके दिखा रहे हैं कि जनाब देखें हम कौमी खजाना भर रहे हैं, और बाद में इस पैसे को रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, सियासी रिश्वत के तौर पे अचानक से आवाम में पैसा निछावर करेंगे। तो ये बात ये लोग ज़हन में रखें कि ये इलेक्शन से पहले अरबों रुपया भी बहा देना, इसके बावजूद लोगों ने इनकी बात नहीं सुननी। क्योंकि अब पाकिस्तान में जो इलेक्शन है, मैं साफ बात आपसे करूंगा, आपको ठीक लगे या गलत लगे, ये अब इंतखाबात जो आने वाले हैं ना, इनका कोई ताल्लुक कारकर्दगी से, रुपए पैसे से या दादो शुमार पे नहीं है। ये कुछ उसूलों के ऊपर इंतखाबात होंगे। कौम ने इमरान खान को फिलहाल अपनी जिद बना लिया है और इमरान खान की मकबूलियत का तोती बोलता है, ये सारे के सारे जानते हैं। अब हुकूमत ने एक जाली आदादो शुमार का एक डाटा जारी कर दिया है और इसमें मुल्की माशी तरक्की दिखा रहे हैं, GDP की ग्रोथ दिखा रहे हैं, ज़रूरी पैदावार कह रहे हैं बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तान में इतना बदतरीन सैलाब आया, सारे किसान कह रहे हैं हमारी तो फसलें ही तबाह हो गई, इनकी ज़रूरी पैदावार कहाँ बढ़ गई, किसी और मुल्क में बढ़ गई है। कहते जी सनती पैदावार बढ़ गई है। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े सनती यूनिट हैं उनमें से 200 के करीब बंद हो चुके हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, ये कह रहे हैं सनती पैदावार बढ़ गई है। भी सनती पैदावार कैसे बढ़ सकती है? डेटा जो आ रहा है वो ये बता रहा है लगातार कि पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो बढ़ रहा है।
ये कहते हैं नहीं जी हमारा खसारा कम हो रहा है। अच्छा, जितने भी मईशतदार हैं ना वो सर पकड़ के बैठ गए कि हुकूमती आदादोशुमार जो हुकूमत जारी कर रही है जाली, ये डाटा जो है ये काबिल फहम ही नहीं है। यानी कोई दिमाग वाला आदमी उसको समझ ही नहीं आती कि ये डाटा कुछ और दिखा रहे हैं, मार्केट के हालात कुछ और है, पाकिस्तान किसी और तरफ जा रहा है, इनका डाटा पाकिस्तान को कुछ और दिखा रहा है। ये इसहाक डार साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, नून लीग की ये पुरानी खामी है, और ये इनकी पुरानी एक खामी है, अपने आप को ये क्वालिटी समझते हैं कि ये जाली डाटा जारी कर देते हैं। इस तरह की हरकतों और जालसाजियों की वजह से माजी में इनके खिलाफ जो है वो काफ़ी आलमी सतह पे भी आवाज़ें उठ चुकी है। मुझे लगता है ये दोबारा फंस जाएंगे, जाली डाटा दे दे के दोबारा ये वही हरकत करेंगे। कैसर बंगाली साहब जो हैं वो बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, हुकूमतों के अंदर रहे हैं, तर्जुमान रहे हैं, बहुत सारी बातें वो, यानी जो इकोनॉमिस्ट हैं ना बड़े बड़े पाकिस्तान के, उनमें से एक कैसर बंगाली साहब है। मैं इनको कई दफ़ा मिला हूँ, मैंने इनका इंटरव्यू भी किया है। ये उन चंद लोगों में से है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डे वन से समझते हैं। वो ये कहते हैं, और इनका दावा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। हम कर्जा लेते हैं कर्जा वापस करने के लिए, यानी जो मुल्क कर्जा ले और कर्जा वापस ना कर सके वो डिफॉल्ट होता है। एक्चुअली डिफॉल्ट कहते हैं किसे, कि एक बंदे ने कर्जा लिया, अब उसमें कर्जा वापस करने की सलाहियत नहीं है तो वो अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर देता है, ये है जी डिफॉल्ट। तो कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं कि जनाब ये डिफॉल्ट हम कर चुके हैं, और कर्जा वापस करने के लिए चीन और सऊदी अरब ने अगर ये कह दिया कि हम रोल ओवर नहीं करते, यानी चीन और सऊदी अरब का जो अरबों डॉलर हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर वो किसी वक्त कहते हैं कि हम रोल ओवर नहीं करते तो मईशत पाकिस्तान की बैठ जाएगी। हम कर्जों के वेंटिलेटर पे हैं। जिस दिन हमने कह दिया कि हम आज़ाद मुल्क हैं, उस दिन वेंटिलेटर में ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। ये जनाब कैसर बंगाली साहब ने दावा किया। अब किसान जो है, किसान पाकिस्तान जो चैनल है वो ये बता रहा है किसान की हालत, कि 1800 रुपये में जो गंदम किसान से खरीदी गई थी उस वक्त सबको ये जोश चढ़ा हुआ था कि रोटी सस्ती, रोटी सस्ती, और आज वही गंदम मार्केट में बाद औक़ात 5000 रुपये की भी मिल रही है। ये किसान पाकिस्तान चैनल है वो ये बता रहा है। 4000 तक तो मैंने भी सुना था, 4000 से ऊपर भी सुना था। अब वो ये कह रहे हैं 5000 तक पहुंच गई है। देखिए ये वो सीज़न है जब गंदम बहुत छोटी छोटी है, अभी गंदम की फसल, और ये गंदम की कटाई जो है वो मई में होती है ज़्यादातर पाकिस्तान में। फिर नई गंदम मार्केट में आएगी, तो जब नई गंदम मार्केट में आएगी तो मरियम नवाज अप्रैल में एक कंपेन शुरू करेंगी जिसमें वो कहेंगी रोटी सस्ती कर दी है, तो किसान को फिर मारेंगे। किसान से गंदम लेंगे 1800, 2000, 2200 में, और बाद में जब ये गंदम अपने पास रख लेंगे, अपने गोदामों में जमा कर लेंगे पैसे वाले लोग, तो उसके बाद गंदम की कीमत 3000, 4000 हो जाएगी। अभी जो सरकार गंदम प्रोवाइड कर रही है मिलों को, वो 3000 रुपये में प्रोवाइड कर रही है। यानी हुकूमत 3000 रुपये में वो वाली गंदम मिलों को दे रही है जो किसान की बेचारे की 2200 की, 2000 की बिकी हुई है, बाद औक़ात 1800 की बिकी हुई है। तो किसान को इन्होंने फ़ायदा नहीं दिया, सारा का सारा फ़ायदा इन्होंने दिया मिडलमैन को, ताकतवर पैसे वालों को, सरमायादारों को। अब नाज़रीन, इस वक्त जो ईरान के अंदर एक सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले इमरान खान की मकबूलियत की बात कर रहे थे। सरकारी सरपरस्ती में एक कवाली नाइट होती है वॉल्ड सिटी के अंदर, वहाँ पे बहुत सारे ख़ानदान जमा हो जाते हैं, ख़वातीन भी हैं, और बड़ी शौक़ से ये लोग कवालियाँ सुनते हैं। कवाल थे फराद अहमद खान साहब। अब वहाँ फरमाइश शुरू हो गई, प्रोग्राम सरकारी सरपरस्ती में था, फरमाइश शुरू हो गई जी वो गाना गाओ कैदी नंबर 804 वाला, वो जिसके बोल हैं जेल अडियाला कैदी 804 होवे वो नकदा कोका। तो जनाब उन्होंने कहा जी, लोगों ने आवाज़ लगाना शुरू कर दी, गाना गाओ। वो फरमाइश के ऊपर वो कवाल बेचारे जो है उन्होंने वो गाना गा दिया, उनके ऊपर पर्चा हो गया दहशतगर्दी का। अब वो जो कवाल है फराद अहमद खान साहब, उन पर मुकदमा हो गया, और तीन जो कोई 2-3 वॉल सिटी के कोई बंदे हैं वो भी अफसर कोई मुअत्तल हो गए हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक गाने से, इमरान खान के जिक्र से इनकी टांगें इतनी कांप जाती हैं, तो ये उसका मुकाबला इलेक्शन में करेंगे, मुमकिन नहीं है। अब नाज़रीन, ईरान के अंदर मुजाहरे जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, 40 शहरों तक मुजाहरे फैल गए हैं। अब तक 12 अफराद की जान चली गई है ईरान में। ये क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ईरान के मौजूदा रिजीम को बहुत पसंद करते हैं, फ़िरका वारियत का मामला भी है। ईरान में दूसरी हुकूमत भी कोई आएगी तो वो उसी फ़िरके की आएगी, लेकिन जो ईरान की मौजूदा हुकूमत है वो अवाम को रिलीफ देने में कामयाब नहीं हो सकी। आलमी सतह पर ईरान पर लगातार पाबंदियाँ, उसकी वजह यह है कि इसराइल के साथ ईरान का एक फड्डा है और अमेरिका के साथ उनका एक फड्डा है, और आलमी सतह पर उन्हें पाबंदियों का सामना। उन पाबंदियों की वजह से ईरान की मईशत गिरती जा रही है। अमेरिका का बड़ा पुराना एक ख्वाब भी है कि ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन हो जाए।
लेकिन अमेरिका ज़मीन पे उतर के नहीं कर सकता। ये जब भी खड़े होंगे ईरान के अवाम खड़े होंगे। अब ईरान के अंदर जो मुजाहरे शुरू हो गए हैं, ये पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने में मुजाहरे हो रहे हैं जिनसे ये समझ आ रही है कि कम से कम ईरान के अवाम की एक तादाद, एक मखसूस तादाद, मैं ये नहीं कहता सारा का सारा ईरान, लेकिन एक बड़ी तादाद ईरान के अवाम की महंगाई के ख़िलाफ़ और ये जो उनकी करेंसी की गिरावट है उसके ख़िलाफ़ बाहर निकल आई और वो हुकूमत से नाराज़ है। अमेरिका जो है वो अवाम के साथ खड़ा हो गया। इसके बारे में उनके स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक क्लियर स्टेटमेंट भी आया हुआ, वो आपने पढ़ा भी है, मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया कि उन्होंने धमकी लगाई ईरान को कि मुजाहिरीन पे गोली मत चलाना, वरना हम इनके लिए पूरे तैयार हैं, हम आ जाएंगे इनकी मदद करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी लगाई है। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द हर तरफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द रजीम चेंज भी हो रहे हैं, अवामी इनकलाब भी आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर बार बार एक दस्तक देती है अवामी तहरीक, लेकिन वो अपने आप को इनकलाब में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। हाँ, ये ज़रूर था कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में एक शानदार इनकलाब आया था। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की अवाम ने नाको चने चबवा दिए थे। आसिम मुनीर साहब अपनी पूरी ताकत के बावजूद अपने सारे सियासी साथियों के साथ मिलकर भी इलेक्शन में अवाम के हाथों बदतरीन शिकस्त खा गए थे और ये शिकस्त नस्लों तक याद रखी जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं अगले इलेक्शन में क्या होना है। ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से लेकर अब तक 1 करोड़ नया वोटर बन चुका है। ये जो 1 करोड़ नया वोटर बना है, ये किसको वोट डालेगा? आप सारे जानते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। ये वोटर कौन है? ये जेन जी है, जेन जी। ये जेन जी है, ये वो नौजवान हैं जो सन 2000 के एड़े गेड़े में पैदा हुए। तो ये जो जेन जी है ना, अब इनकी बारी है और ये सारे के सारे खड़े हुए हैं इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट होके। तो ये तो जहां पे जिस जमात को या जिस ग्रोह को फौज सपोर्ट करेगी उसके खिलाफ वोट डालेंगे। ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, ये इमरान खान के साथ जाएंगे। वो इमरान खान को अपना लीडर समझते हैं। और ये जेन जी है, इसने नाक में दम किया हुआ है। अभी आने वाले वक्त में 1 साल आपका और गुजरेगा, 50 लाख और वोटर आ जाएगा। अभी 2-4 साल आप गुजरने दें, जेन अल्फा तैयार हो रही है। ये जो जनरेशन अल्फा है ना, ये जिस वक्त आपके सामने आएगी वो बहुत लीथल है, आपको लग पता जाएगा। हमारे बच्चों को बड़ा होने दीजिए, वो आपको बताएंगे कि लड़ाई लड़ते कैसे और बयानियां बनाते कैसे हैं। वो आपकी सियासत लपेट के आपको वापस दे देगी और सबका किबला दुरुस्त कर देगी। ये जेन जी और जेन अल्फा, इनके हाथ में जब चीजें आएंगी ना, तो फिर फैसला साज फैसले नहीं कर पाएंगे। फिर ये आपसे मनवा लेंगे जो इन्होंने मनवाना होगा। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं और मैं ये देख भी रहा हूं। मैंने बच्चों के तेवर देखे हैं। आज प्राइमरी स्कूल के अंदर जाके आप आवाज़ लगाएं, आपको पता चलेगा कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे आज कहां खड़े हैं। नाज़रीन, IMF से कर्जा लेने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 4थे नंबर पर आ गया दुनिया में। यानी वो ममालिक जो IMF से बहुत बड़े बड़े कर्जे ले चुके हैं, उनमें पाकिस्तान 4थे नंबर पर है, जबकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों की जो फहरिस्त है उसमें 4थे नंबर पे आ गया। आप देखें ना, एक ही साथ आज़ाद हुए दोनों मुल्क। पाकिस्तान के पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, भारत के पास भी हैं। तो भारत जो है वो दुनिया की 4थी बड़ी मईशत बन गया और पाकिस्तान जो है वो IMF का 4था सबसे बड़ा मकरूज बन गया। फ़र्क क्या? भारत में मार्शल लॉ नहीं लगते,